नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। साधना न्यूज़ पर हम कोशिश करते हैं ऐसी शख्सियत जो समाज की प्रेरणा बनती हैं, समाज को दिशा देती हैं, उसमें हर क्षेत्र के, समाज के हर क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को हम अपने दर्शकों के सामने लाते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में चूँकि बहुत कम समय में, बहुत कम उम्र में पूरे देश में अपना नाम रोशन किया, और आज हम ऐसी शख्सियत को आपके सामने ला रहे हैं जो 1980 में इस क्षेत्र में आए थे, और भोपाल में आने के बाद आपने चूंकि सर्जन हैं सर्जरी के क्षेत्र में, और पालीवाल अस्पताल का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन किया है। सर्जरी के क्षेत्र में जितनी ऐतिहासिक सर्जरी, बड़ी बड़ी सर्जरी आपने की है, वो प्रेरणा बनती हैं। लेकिन एक और हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हम उनसे आपको रूबरू कराएं। उसके पहले आपको ये और बता दें कि आपका ये लक्ष्य नहीं था, आप डॉक्टर नहीं बनना चाहते थे, आप पर्यावरण प्रेमी हैं, आप फॉरेस्ट के सेक्टर में जाना चाहते थे, फॉरेस्ट ऑफिसर बनना चाहते थे, डीएफओ बनना चाहते थे, लेकिन आप डॉक्टर बन गए, और डॉक्टर बनने के बाद भी जहां कदम रखा वहां आपने झंडे गाड़ दिए। आइए मिलवाते हैं आपको डॉक्टर जेपी पालीवाल जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपकी जब प्रारंभिक पुलैया गांव से जब आप आए थे और यहाँ जब शुरुआत की थी आपने, हमारे दर्शक ये जानना चाहें कि इस स्थान पर आप जब आए हैं तो आज कैसे आपको संघर्ष की पूरी यात्रा हमको बताइए। पहले तो शिशिर भाई, मैं साधना न्यूज़ का स्वागत करता हूं, और माननीय शिशिर उपाध्याय जी का उनके समूह के साथ स्वागत करता हूं, और उन सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं जो कार्यक्रम देख रहे हैं। निश्चित तौर पर यदि मैं अपने स्कूल के समय की बात करूं तो मेरा लक्ष्य चिकित्सा विज्ञान की तरफ आने का कतई नहीं था। मैं और मेरे बड़े भाई दोनों, हम जब हम हायर सेकेंडरी में पढ़ रहे थे तो मेरा जूलॉजी और बॉटनी का ज़्यादा फोकस था, और मेरा सीधा उद्देश्य था कि मैं कहीं ना कहीं इस दिशा में ना जाते हुए फॉरेस्ट के क्षेत्र में जाऊं, वन के क्षेत्र में जाऊं, और वन के क्षेत्र की सर्विसेज का ही मेरा लक्ष्य था, और वन की सेवा करने का मेरा लक्ष्य था। लेकिन जब दोनों भाइयों ने पीएमटी दी, मैंने मेरे बड़े भाई के साथ स्वाभाविक रूप से उसका साथ देने के लिए और अनुभव के लिए पीएमटी दी थी, तो दोनों का सिलेक्शन हो गया। जब दोनों का सिलेक्शन हो गया तो भाई को इंदौर में एडमिशन मिला, मुझे भोपाल में एडमिशन मिला। हम दोनों ने ज्वाइन भी किया, लेकिन एडमिशन के मेडिकल कॉलेज में दाखिले के 5 महीने तक लगातार मैं मेडिकल कॉलेज की कक्षाओं में नहीं गया, क्योंकि मेरा ये ध्येय नहीं था। पिता ने बोला कि एडमिशन लेना, एडमिशन ले लिया, उसके बाद फिर मैं घर बैठ गया, मैं अपनी अगली शिक्षा में लग गया। मेरा ध्येय न होने के कारण मैंने ज्वाइन नहीं किया। लेकिन पारिवारिक पृष्ठभूमि में चूंकि छोटे से गांव से बाहर निकले थे, तो उस वक्त मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। तो पिता का दबाव, चाचा का दबाव, परिवार का दबाव, मित्रों का दबाव, और पूरे समाज मोहल्ले में जितने भी हमारे शुभचिंतक थे, उन सब के दबाव के कारण फिर मैंने चिकित्सा ज्वाइन किया। और चिकित्सा ज्वाइन करने के बाद निरंतर रूप से कहीं यदि चिकित्सा की बात करें तो निश्चित तौर पर अबाध गति से मैंने चिकित्सा को अपनी सेवाएं देने की कोशिश की। लेकिन बीच बीच में जब भी मेरी परिस्थितियां सकारात्मक रही, मैंने पर्यावरण और वृक्षारोपण को बहुत ध्यान दिया। अब जिंदगी के चौथे पड़ाव में मैं चाहता हूं कि अब मैं पर्यावरण से जुड़ूं, खेतीबाड़ी से जुड़ूं, कृषि से जुड़ूं, और कृषि से जुड़ने के साथ साथ अब जो चिकित्सा के साथ साथ, चूँकि अब अस्पताल स्थिर हो गया, अगली पीढ़ी भी कहीं न कहीं दायित्व निभाने लायक हो गई है, और अस्पताल की स्थिरता के साथ साथ अब मैं चाहता हूं कि चिकित्सा के साथ मेरा मूल उद्देश्य अब कृषि, और कृषि के साथ साथ कृषि आधारित जो शासन की योजना है कि कैसे कृषि को कहीं न कहीं सौदे का धंधा बनाए, दूध दोहरे लाभ का धंधा बनाए, उस दिशा में भी कहीं न कहीं शासन के लक्ष्यों को परिलक्षित करते हुए कहीं न कहीं एक उदाहरण या दृष्टिकोण या दृष्टि पत्र बनाने का विचार है। इसी कार्यक्रम को लेकर मैं अब कहीं न कहीं अपने आप को खेती की तरफ मोड़ रहा हूँ, जिसमें देखते हैं आने वाले कल में भविष्य और अपना जीवन क्या करवाता है। डॉक्टर साहब, चिकित्सा के क्षेत्र में आपने चूंकि बहुत काम किया है और आपको सर्जरी में महारत हासिल है। कई ऐसे जटिल ऑपरेशन चूंकि हम देखते हैं अखबारों में और चैनलों पर आपकी जब खबरें आती हैं, आपको क्या लगता है कि सर्जरी के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में आपने कहा यह जाता है कि आपके माध्यम से सस्ता और गुणवत्ता पूर्ण इलाज पालीवाल सर के पास मिल जाता है, तो इसमें कैसे आप, हर दुनिया में भागदौड़ मची है, लोग करोड़ों रुपए कमाने की रेस में हैं, तो कैसे आप ये कर पाते हैं? अस्पताल भी चला लेते हैं और लोगों को सहजता से इलाज उपलब्ध हो जाता है। देखिए, जब भी कहीं चिकित्सा वाली बात आई, यदि सर्जरी शल्य चिकित्सा सीखने वाली बात भी आई, तो मैंने हमेशा इसको कला के रूप में सीखा। मैं ये मानता हूँ व्यक्तिगत तौर पर कि एक चिकित्सक या सर्जन होने के नाते यदि मैं कोई सर्जरी कर रहा हूँ तो उस वक्त मेरा बेहोशी का विशेषज्ञ मरीज की स्थिरता और उसके जीवन की परवाह करेगा।
मैंने तो चिकित्सा को एक कला के रूप में कि मैं कितनी अच्छी कलाकार के रूप में अपनी चिकित्सा या शल्य चिकित्सा की कृति को उसके शरीर पर अंकित कर दूं, उसके शरीर के लिए कर दूं। एक कलाकार से ज़्यादा, मतलब चिकित्सक से ज़्यादा, एक सर्जन से ज़्यादा मैंने उस चिकित्सा, शल्य चिकित्सा को कला के रूप में लिया। और जैसे एक कलाकार अपना श्रेष्ठतम देने का प्रयास करता है, जैसे एक चित्रकार अपना श्रेष्ठतम देने का प्रयास करता है, वैसे एक शल्य चिकित्सक के रूप में मैंने सर्वोत्तम, श्रेष्ठतम, उच्चतम देने का प्रयास किया। और जैसे कभी भी कोई कलाकार अपनी कला की कीमत खुद नहीं लगाता, वैसे कभी भी मैंने एक शल्य चिकित्सक होने के नाते अपनी सर्जरी का दाम कभी नहीं लगाया। एक न्यूनाधिक कार्यक्रम के तहत जो लगा कि यहाँ इतना इतना इसमें निश्चित तौर पर इसके बस का होगा, ये दे सकता है, उतने दाम में मैंने काम करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि जैसे एक कलाकार अपनी कला की कृति को देखकर, एक चित्रकार अपने चित्र की कृति को देखकर खुश होता है, वैसे मेरी सबसे बड़ी सर्जरी में खुशी वो रहती थी कि मेरा मरीज ठीक हो जाता था और उसकी शल्य क्रिया सफल हो जाती थी। बस इसी उद्देश्य से मैं काम करता रहा हूँ। डॉक्टर साहब, चूँकि आपका उद्देश्य पवित्र है, लेकिन वर्तमान समय में चूँकि बहुत सारी ऐसी खबरें सुनने में आती हैं और ख़ासकर अस्पतालों के बारे में बड़ा गलत बोला जाता है, डॉक्टरों के बारे में बड़ा गलत बोला जाता है। आप क्या हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? ये कहा जाता है धरती का भगवान, मैंने अपने कार्यक्रम कई धरती का भगवान के रूप में दिखाए, तो आपको क्या लगता है कि क्यों ये छवि बिगड़ रही है? एक तरफ आप जैसे लोग हैं, एक तरफ जिन पर आरोप लगते हैं वैसे लोग हैं। देखिए, मैं इस बारे में एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आज की तारीख में चिकित्सकों के इर्द गिर्द उतना सकारात्मक, उतना आत्मीय, उतना भावनात्मक और उतना रचनात्मक के साथ साथ उतना मैं समझता हूँ आदर वाला वातावरण नहीं रहा। साथ ही पहले यदि चिकित्सक कुछ करता था तो किसी भी प्रकार की कानूनी बाधाएं, व्यवधान इत्यादि नहीं आते थे। पहले जब मैंने चिकित्सा शुरू की थी तो मेरे पास सबसे बड़ा और सबसे छोटा, सबसे पहला और सबसे अंतिम हथियार सिर्फ मेरी शल्य चिकित्सा के इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा, औजारों के अलावा एक स्टेथोस्कोप रहता था, जिसकी कीमत मात्र 150-200 रुपये होती थी। लेकिन आज चिकित्सा जगत ने जिस तरह की तरक्कियां की है और इस भौतिक विज्ञान में जिस तरह वेस्टर्नाइजेशन हुआ, तो बहुत महंगे महंगे उपकरणों के साथ अपनी व्यवस्था और अपनी दशा को सुधारने के लिए कहीं न कहीं उस पर निर्भरता हुई, दूसरी कानूनी बाध्यताएं हुई, तीसरा लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप उनको यदि मान लो कोई ऑपरेशन करना है तो डॉक्टर अपने विवेक के बजाय, वो डॉक्टर के विवेक के बजाय जांचों पर अधिक कहीं न कहीं निर्भर और विश्वास करने लगे। तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। साथ ही कहीं न कहीं जो हम लोगों के टाइम, जैसे मैं जब चिकित्सक था उस वक्त हमारे पास एक सिर्फ रजिस्टर रहता था जिसमें हमें इनकम टैक्स के हिसाब से आवक और जावक का ध्यान रखना पड़ता था। लेकिन आज हम चॉइस लाइसेंस, शासकीय लाइसेंस लेने के बाद अपना अस्पताल और अपनी चिकित्सा कर पाते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं निश्चित तौर पर बहुत महंगी हैं। इन सारी व्यवस्थाओं पर आमूल चूल बहुत खर्च होता है और जो इसके साथ साथ इन व्यवस्थाओं का अनुपालन करने के लिए एक बहुत बड़ा कार्यालय को मेंटेन करना पड़ता है। इन सब चीज़ों को यदि हम देखें तो ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बहुत खर्चीली हो गई। ऐसी दशा में चिकित्सा में खुद की सुरक्षा, व्यवसाय की सुरक्षा, अस्पताल की व्यवस्था सुधारना, अस्पताल की गुणवत्ता दिखाना, साथ ही बहुत सारी कानूनी बाध्यताएं और कानूनी लाइसेंसेस को कंप्लीट करना और उनकी फीस इत्यादि भरना, ये इतने सारे खर्च बढ़ गए कि मैं समझता हूँ कि कहीं कहीं मल्टी डायमेंशनल खर्च बढ़ने से भी आज चिकित्सा थोड़ी महंगी हो गई। लेकिन फिर भी मेरा और हमारा ये प्रयास रहता है कि हम आलोचना की परवाह करे बगैर लोगों के लिए या हमारे दरवाजे आया उसके लिए क्या बेहतर से बेहतर, सस्ते से सस्ता सुलभ कर सकते हैं, करने और उसको निभाने की और उसको कहीं न कहीं उसकी समस्या का निराकरण करने की आज भी कोशिश करते हैं। पर उन कोशिशों के रास्ते पहले जितने चौड़े, पहले जितने बड़े, पहले जितने विशाल नहीं रहे। धीरे धीरे वो कानून और व्यवस्थाओं के अंतर्गत और अपेक्षाओं के अंतर्गत सिकुड़ते जा रहे हैं। ये भी समाज को मैं समझता हूँ कि खुले मन मस्तिष्क से समझना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, चूँकि आप जिस गांव से निकल कर आते हैं, शाजापुर ज़िले का वो गांव है, और वहाँ से भोपाल आके, और आपको 40 साल हुए हैं इस क्षेत्र में, लेकिन ऐसा नाम, ऐसा जो विश्वसनीयता और जो आपने एक स्थान बनाया आपको, इसमें आप किसका योगदान मानते हैं? माता पिता ने तो आपको जन्म देने के बाद अच्छी शिक्षा देके और आपको डॉक्टर बना के यहाँ पर भेज दिया, लेकिन जो संस्कार थे, जिस तरीके से आपने काम किया है, क्या लगता है आपको कि कौन लोग ऐसे थे जो प्रेरणा बनते चले गए आपकी? मैं बहुत छोटा था तो खुले मन से कह रहा हूँ कि जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे गाँव का नाम पोलाय कला, जिला शाजापुर है। वहाँ की एक बहुत बड़ी शख्सियत जो उस वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रणेता हुआ करते थे, माननीय शालिग्राम जी तोमर, अब वो नहीं है।
बहुत छोटे समय वो मुझे कई बार मेरी चिकोटी लिया करते थे, मुझे प्रेरणा दिया करते थे कि चिकित्सक बन या वन विभाग में जा, चिकित्सक बन या वन विभाग में जा। उनकी प्रेरणा में दो ही चीज़ें रहती थी। उनकी प्रेरणा में फिर उन्होंने हम दो भाइयों को बांट दिया था कि बड़ा भाई चिकित्सक बनेगा, छोटा भाई वन विभाग में जाएगा, क्योंकि मेरी शारीरिक संरचना मेरे बड़े भाई से ज़्यादा हट्टी कट्टी थी। तो माननीय शालिग्राम जी तोमर के प्रेरणा से हमने गांव छोड़ने के लिए शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया। उसके बाद संक्षिप्त में निश्चित तौर पर माता पिता के कर्म, माता पिता का की रुचि, माता पिता का कहीं न कहीं बहुत बड़ा योगदान, और बहुत बड़े योगदान के साथ साथ उनका कहीं न कहीं समर्पण और किसी प्रकार की उनकी जो मनोदशा और उनकी व्यवस्था को देखते हुए जो उन्होंने संस्कार दिए, उन संस्कारों ने भी निश्चित तौर पर आगे बढ़ाने में बहुत मदद की। उसके बाद यदि आज की तारीख में मैं चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान मानता हूं तो गुरुओं का। इसीलिए जब भी कहीं गुरु की बात आती है तो बहुत आदर के साथ उनके प्रति सर झुकता है। फिर भाग्य, फिर कर्म। भाग्य और कर्म तो निश्चित तौर पर एक हाथ एक पहिए के, एक गाड़ी के दो पहिए हैं। भाग्य और कर्म का संतुलन बनता है तभी कहीं न कहीं सफलता मिलती है। और जब कर्म करने की बात आई तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि मैंने शल्य चिकित्सक के बजाय एक कलाकार के रूप में किसी मरीज के शरीर पर अपनी कृति को अंकित करने के उद्देश्य से उसकी सर्जरी की, और ईश्वर ने विशाल सफलताएं दी। निश्चित तौर पर इसमें ईश्वर की कृपा का भी बहुत बड़ा योगदान मानता हूँ। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि चूँकि ये जो व्यक्तित्व है, ये जो शख्सियत है, इनके अंदर एक कलाकार, जैसा आपने बताया कि ये कला का प्रदर्शन करते हैं, उसके साथ बहुआयामी व्यक्तित्व भी है आपका। आप पॉलिटिक्स में भी गए, आपने पूरे मध्य प्रदेश के कई ऐसे स्थानों पर प्रवचन भी किया। आप राजनीतिक क्षेत्र में तो गए ही गए, उसके अलावा आप एक अच्छे वक्ता के रूप में भी हैं। तो कैसे आप ये सारी चीज़ों को समाहित कर लेते हैं? ऐसा हमारे दर्शकों को बताइए कि जब आप दूसरे क्षेत्र में भी जाते हैं तो वहाँ भी क्यों आप सफलता के झंडे गाड़ देते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं उठता हूँ तो सबसे पहले ईश्वर से सकारात्मक गुणवत्ता के साथ मन, वचन, कर्म, वाणी, विधा और विद्या का सही और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ सामंजस्य, संतुलन और समरसता के साथ अपनी गुणवत्ता, योग्यता, दक्षता, शिक्षा, उसके अलावा क्षमता और सक्रियता को कहीं न कहीं चतुराई के साथ भी, कहीं जहाँ पर भी आप उसे उपयोग में लेंगे, अपने समय का उपयोग में लेंगे। देखिए, आज की तारीख में मैं इसके पहले ये कहना चाहूँगा कि दो प्रकार का हम लागत लगाते हैं। एक हमारे समय की लागत लगाते हैं और एक संपत्ति की लागत लगाते हैं। समय को की लागत भी, समय भी बहुत बहुमूल्य, संपत्ति की कीमत और समय की कीमत, दोनों की जब हम कीमत करने लगेंगे तो निश्चित तौर पर हर काम का हम परिणाम अच्छा लेने की कोशिश करेंगे और हर समय को हम गुणवत्तापूर्ण बिताने के साथ साथ उसको उपलब्धि भरा लेने की कोशिश करेंगे। ईश्वर से शुरुआत, ओम से शुरुआत, दिन भर व्योम वाला रवैया, और रात को निश्चित तौर पर फिर से ओम की शिक्षा के साथ या ओम के साथ कहीं न कहीं ईश्वर की शरण में जाकर सोना। यदि हम ईश्वर से शुरुआत करते हैं, ईश्वरवादी होते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, सिर्फ सकारात्मक सोचते हैं और कहीं न कहीं रचनात्मक दृष्टिकोण के साथ प्रत्येक समय का और प्रत्येक स्थान का उपयोग करने की कोशिश करते हैं, तो ये रचनात्मकता, छोटी छोटी रचनात्मकता बरसों में जाकर हमारे व्यक्तित्व और कृतित्व का एक विशाल भंडार इकट्ठा कर देती है, जो बाद में आप जैसे लोगों के मूल्यांकन के लिए मैं समझता हूं कि जब सामने आता है तो आप जैसे लोग मूल्यांकन करते हैं, उसकी प्रसन्नता होती है और आपका साधुवाद व्यक्त करते हैं। पर्यावरण का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो या आध्यात्म का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में आपने सफलता अर्जित की है चिकित्सा के अलावा, जबकि ये सब बिल्कुल डिफरेंट है। तो आपको क्या लगता है कि इन क्षेत्रों में भी आपको जब स्वीकार्यता मिली तो आपका मन, अभी आपने बताया कि पर्यावरण के क्षेत्र में भी आप काम करते हैं, तो क्या आध्यात्म की तरफ और इस क्षेत्र में भी काम करने से आपका जो मन है, जो मतलब जो ऊर्जा मिलती है, वो ऐसे ही मिलती है आपको? देखिए, धर्म और आध्यात्म यदि बात करते हैं तो आध्यात्म निश्चित तौर पर ईश्वर से जुड़ने का एक माध्यम है, लेकिन प्रकृति और ईश्वर की एक कृति जिसमें जीव जंतु और इंसान सब आते हैं, प्रकृति और कृति जब दोनों ईश्वर का ही स्वरूप है, तो क्यों नहीं हम इस कृति का, जो मानव के रूप में, जो जीव जंतुओं के रूप में, उनकी तो हम सेवा नहीं कर पाते, लेकिन जो कर सकते हैं उसमें मानव की कृति और जो जमीन पर पेड़ पौधे उगे हैं या वन है उसकी कृति,
तो प्रकृति और कृति दोनों की सेवा ईश्वर की सेवा मानता हूँ। तो ईश्वर की पूजा में थोड़ा समय देने के बाद, 24 घंटे में 24 मिनट देने के बाद, बाकी 24 घंटे में आपकी दिनचर्या के साथ साथ यदि आप कृति और प्रकृति को समय देंगे तो निश्चित तौर पर कृति भी आशीर्वाद देती है और प्रकृति भी आशीर्वाद देती है। एक मरते हुए पौधे को गर्मी के दिनों में जब अब सूख रहा हो, थोड़ा सा पानी डालकर देखिए, शाम को आप देखेंगे कि उसकी वही पत्तियां जो मुरझाकर नीचे झुक गई हैं, शाम को लहलाती हुई, चहचहाती हुई, कहीं ना कहीं जब आप उस पर नज़र डालेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ वो भी खुशी जाहिर कर रही है। और जब भी कोई जीवित चीज़ खुशी जाहिर करती है तो आशीर्वाद देती है। एक पेड़ पौधा भी आशीर्वाद देता है, एक मनुष्य भी आशीर्वाद देता है। वही आशीर्वाद फलीभूत होकर कहीं ना कहीं सबके काम आता है। बाधाएं भी कभी कभार हमारी कुछ गलत काम होते हैं तो बाधाएं भी उत्पन्न करते हैं, जिसे भी हम प्राकृतिक रूप से स्वीकार करते हैं। यही सब सोच के साथ यदि हम बिना किसी चिंता के, बिना किसी खिन्नता के, बिना उदास हुए यदि अपने समय का उपयोग करेंगे तो प्रत्येक समय उपयोगी हो सकता है। और वही चीज़ मैं समझता हूँ कि आध्यात्म वाला बात होती है। और आध्यात्म का मतलब सिर्फ ये है कि हम प्रकृति और परमात्मा को कैसे आपस में जोड़ने के साथ साथ उनका सदुपयोग की एक कड़ी बने, एक ब्रिज बने, एक पुल बने, सेतु बने और उस सेतु के रूप में जीवन का निर्वहन करें। यही आध्यात्म कहलाता है और यही धर्म और संस्कृति और प्रकृति कहलाती है। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को, चूँकि पूरे देश के दर्शक आपको देख रहे हैं, कुछ ऐसे आपके स्ट्रगल का और कोई ऐसा बड़ा अचीवमेंट, चूँकि आपको पुरस्कार भी बहुत मिले हैं और पुरस्कारों के साथ साथ आपने कुछ ऐसे सर्जरी करी है, कुछ ऐसे हमारे दर्शकों को बताइए जो संस्मरण हैं आपके, जो ऐतिहासिक रहे हैं और जो लगता है कि वो असंभव था लेकिन संभव कर दिखाया। देखिए, एक तो जब 2002 में जब गुजरात में भूकंप आया था तो भुज जिले के अंजार तहसील में हमने हमारा कैंप लगाया था और हम वहाँ लगभग 1.5 माह तक रहे थे। तत्कालीन सरकार ने तब हमें गाड़ी साधन मुहैया कराए थे और हम अपने पूरी टीम लेकर, पूरा संसाधन लेकर, चिकित्सा संसाधन हमारा था, हम अंजार गए थे। भुज जिले के, गुजरात के भुज जिले में अंजार में हमने लगभग 1.5 माह कैंप किया था 2002 में भूकंप के समय। मुझे आज भी मालूम है कि 26 जनवरी 2002 के ध्वजारोहण के समय मैं रायसेन जिला मुख्यालय पर ध्वजारोहण में सम्मिलित था। उसी वक्त हम लोगों को ये जानकारी मिली कि बहुत खतरनाक भूकंप आया। हमने वही निर्णय लिया था कि हमें कैसे भी करके अंजार पहुंचना है। बहुत बाधाओं के बीच में हम 29 और 30 तारीख की जनवरी के दरमियान हम अंजार पहुंच चुके थे। उसके बाद हमने लगभग 1.5 महीने वहाँ कैंप किया। उस वक्त भी भूकंप के हल्के हल्के झटके वहाँ आते रहते थे। कई लाशों को हमने निकाला, कई लोगों को हमने उनकी सेवा देने और उनको बचाने की कोशिश में वहाँ पर हाथ बटाया। एक वो बहुत बड़ी घटना है। दूसरा, जब कभी कहीं बाढ़ आ जाती है तो वहाँ पर हमने कई बार वहाँ कैंप लगाए, प्राकृतिक रूप से उन आपदाओं के कार्यक्रमों को, उन आपदाओं को के लिए सेवा कार्यक्रम किए। उसके अलावा जो चिकित्सा क्षेत्र में बहुत सारे कार्यक्रम हैं, उनमें बहुत सारी सर्जरी है, वो तो सबको मालूम ही। इसके अलावा सन 2004 में हमने एक बहुत बड़ा विधवा विवाह सम्मेलन करवाया था, जिसमें हमने करीबन 151 विधवाओं का भोपाल में सफलतम और श्रेष्ठतम विवाह सम्मेलन करवाया था। वो विधवा विवाह सम्मेलन भी कहीं के हमारे लिए एक अमिट छाप है। जब हम सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने कई विधवाओं का कहीं न कहीं पुनर्मिलन करके उनका जीवन फिर से मुख्य धारा में लाया। राजा राम मोहन राय जी ने जो किसी वक्त संकल्प लिया था, उसमें कहीं न कहीं हमारी वो 4 आहुतियाँ, सकारात्मक आहुतियाँ, हो सकता है, अब मुझे आज का तो नहीं मालूम, लेकिन उन कई परिवारों में आज भी निश्चित तौर पर खुशी होगी, रोशनी होगी, नए दीप जले होंगे, नई ऊर्जाएं आएगी, नई संतानें आएंगी। ये कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं, जो कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें कभी भी जीवन में नहीं भूल सकते। लेकिन ईश्वर की प्रेरणा के लिए पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद दूंगा और ईश्वर की प्रेरणा से आप जो लोगों को इस तरह के कार्यक्रम करके प्रेरित करने की बात कर रहे हैं, उसके लिए मैं साधना और शिशिर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। डॉक्टर साहब, चूँकि सर्जरी जब करते हैं और एक मन होता है आदमी का कि यार इसमें एक तरफ एक सर्जन उसी चीज़ के 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए क्लेम करता है और जब वो पालीवाल अस्पताल आता है तो पता लगता है कि वो बहुत नॉमिनल दर पे, बहुत जो मिनिमम दर पे हो जाता है। तो क्या आपको लगता है कि आपके मन में ये भाव नहीं आता कि आप भी 100-200 करोड़ रुपए कमाएं और जैसे बहुत बड़े बड़े एम्पायर बन गए वैसे एम्पायर बना लें? देखिए, निश्चित तौर पर आपका कहना सही है। भौतिक युग में कहीं न कहीं मैं समझता हूँ कि संपत्ति सबको आकर्षित करती है, मैं मानता हूँ। लेकिन एक दिन ऐसा आना है जब हमें सब कुछ छोड़कर जाना है, एक चीज़। दूसरी चीज़, मैंने आपसे पहले ही बोला, मैं अपने आप को चिकित्सा में सर्जन नहीं, एक जीवित प्राणी पर, एक जीवित मानव पर जो दुखी है, पीड़ित है, रोगी है,
उस पर एक कलाकार के रूप में काम करने की हमेशा कोशिश करता हूँ। और कलाकार अपनी कला का दाम स्वयं नहीं लगाता है, समाज पर छोड़ता है। यही सोचते हुए मैं कोशिश करता हूँ कि समाज जिस चीज़ को स्वीकार करे वही उसका दाम है। यदि समाज सहायता से स्वीकार कर रहा है तो वही उसका दाम है। ऐसी परिस्थितियाँ जानकर, ऐसी परिस्थितियों को मानकर मैं ये काम करने की कोशिश करता हूँ। भोपाल जब मैं आया था तो मैंने अपने पिता से, उस वक्त चवन्नी और 5 पैसे चलते थे, 5 पैसा भी नहीं लिया। जो दिया ईश्वर ने दिया, जो दिया कृति ने दिया, जो दिया कर्म ने दिया, जो दिया कला ने दिया, यही दिया, यही छोड़कर जाना है। हमारे मन को हम किस लेवल पर संपत्ति से संतुष्ट करते हैं, यह हमारे मन की बात है, यह हमारे अंतरात्मा की बात है। कई लोग अरबों रुपए कमाने के बावजूद भी संतुष्ट नहीं होते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको शाम का भोजन मिल जाता है तो अगले दिन के भोजन की चिंता नहीं करते। तो ऐसी मानसिकता के साथ यदि हम काम करते हैं तो हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमारी इस मानसिकता में कभी विकृति मत आने देना, ताकि हम प्रकृति और कृति की हमेशा सेवा करते रहें। ये चूँकि डॉक्टर साहब आपने जिस तरीके से हमारे दर्शकों को बताया, जिस तरीके से आपने हमारे दर्शकों को जानकारी दी, क्या कुछ ऐसी प्रेरणादायक बातें, क्या ऐसी जो हमारे दर्शक के लिए एक मिसाल बन सके, और ख़ासकर चिकित्सा के क्षेत्र में, तो हमारे दर्शकों को आपकी तरफ से क्या ऐसा संदेश है जो ये एहसास करा सके उनको कि प्राणी मानव की सेवा ही परम धर्म है, और वो पालीवाल अस्पताल और डॉक्टर जेपी पालीवाल कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी उसके लिए कितना प्रेरणा ले? देखिए, अभी कोविड को देखें, यदि हम कोविड को उदाहरण माने तो कोविड में सबसे बड़ी समस्या ऑक्सीजन की आई थी। मैं तो प्रत्येक व्यक्ति को ये बोलूँगा कि प्रकृति से प्रेम करें। मानव मात्र के लिए एक चिकित्सक के रूप में मैं चिकित्सक हूँ। मेरा चिकित्सा करना और लोगों को ठीक करना है मेरा परम कर्तव्य, धर्म है, और मैंने इसकी शपथ ली है। परंतु यदि आज प्रत्येक व्यक्ति कहीं न कहीं प्रकृति से जुड़कर प्रकृति की रक्षा करेगा, वनों की रक्षा करेगा, तो ऑक्सीजन की जिस तरह की किल्लतों में मौतें हुई हैं, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ कि मैं सीधे तौर पर बोल रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये ऑक्सीजन की कमी भी एक बहुत बड़ा तांडव बनने का कारण रही कोरोना के लिए। पूरे विश्व भर में, ना सिर्फ मध्य प्रदेश में, भारत में, पूरे विश्व भर में ऑक्सीजन की कमी बहुत बड़ा तांडव बनी है। लेकिन ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधे जब ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ये नन्हे नन्हे पौधे बड़े बड़े पेड़ ऑक्सीजन ही देते हैं। हम यदि मानव मात्र की रक्षा करना चाहते हैं तो हमें प्रकृति की रक्षा करना पड़ेगी, वनों की रक्षा करना पड़ेगी, पेड़ पौधों से प्रेम करना पड़ेगा। प्रकृति के प्रति हम कहीं ना कहीं 2 पौधे अपने परिवार के साथ जरूर लगाएं, इसका भी संकल्प लेना पड़ेगा। इसी कड़ी में मेरे अपने जीवन का अगला दशक जो 2021 से शुरू हो रहा है, जो 2030 में ख़त्म होगा, अगला दशक मैं कहीं न कहीं यदि देखूंगा तो मैं चंदन उन्नयन अभियान के रूप में इस दशक को, चंदन उन्नयन अभियान दशक के रूप में इस दशक में चंदन की खेती के लिए मध्य प्रदेश में प्रेरणा और मध्य प्रदेश में लोगों को जागृत करने का संकल्प ले चुका हूं। और वो संकल्प मेरा दीपावली से शुरू होगा। शुरू होना था जनवरी फरवरी से, लेकिन कोविड की वजह से कहीं न कहीं बाधाएं, अब वो संकल्प दीपावली से शुरू होगा। 1 दशक का चंदन उन्नयन अभियान, मध्य प्रदेश चंदन उन्नयन अभियान दशक के रूप में एक कार्यक्रम शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें आप जैसे लोगों का उत्साहवर्धन के लिए सहयोग और कहीं न कहीं पीठ थपथपाई या हौसला अफजाई की जरूरत पड़ेगी। तो आपसे फिर निवेदन करूंगा और यही कहना चाहूँगा सारे दर्शकों से, अपने ऑक्सीजन की अपने जीते जी पेड़ पौधों के रूप में व्यवस्था जरूर करें, ताकि आपकी अगली पीढ़ी ऑक्सीजन के अभाव में कहीं न कहीं परेशान ना हो, वो प्रकृति सुंदर रहे। और जिस तरह का विभत्स दृश्य आज की तारीख में प्रकृति का आ रहा है, अमेरिका में आग लगी है, कहीं पर तापक्रम बढ़ रहा है, तो हमारे भूकंप आ रहे हैं, तो हिमाचल में बड़ी बड़ी भूकंप आ रहे हैं, तो कहीं पर बारिश हो रही है, तो कहीं पर सूखा पड़ रहा है। जहाँ सूखा पड़ रहा है वहाँ से यमुना नदी बहुत बाढ़ के रूप में बह रही है। ये सब क्या है? ये प्रकृति का रौद्र रूप, बिगड़ा हुआ रूप क्यों है? क्योंकि हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ की। हम अब प्रकृति को मलहम लगाने का प्रयास करें, सब मिलकर मलहम लगाने का प्रयास करें, जमीन को मलहम लगाने का प्रयास करें, आसमान को मलहम लगाने का प्रयास करें। इन दोनों को मलहम लगाने में यदि कोई पट्टी के रूप में, कोई दवाई के रूप में कोई काम करेगा तो पेड़ पौधे काम करेंगे। इन पेड़ पौधे से जमीन और आसमान की रक्षा करें। यही संकल्प का मैं हर व्यक्ति, हर नागरिक, हर बालक, हर व्यक्ति से, हर आदमी से, हर उस व्यक्ति से संकल्प लेने के लिए अनुरोध करता हूँ जो प्रकृति और पौधों की वजह से आज ऑक्सीजन स्वतः स्वतंत्र और निःशुल्क ले रहा है। ये हमारे साथ थे डॉक्टर जेपी पालीवाल जी। आप बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं और आपकी जो सोच है वो चिकित्सा के क्षेत्र के साथ साथ सारे क्षेत्रों में काम करने की है।
प्राणी को अगर अच्छी चिकित्सा की आवश्यकता है तो उसको समाज में दूसरी अन्य जो ज़रूरतें हैं वो हम कैसे समाज को बेहतर बना सकते हैं, इस दिशा में भी आप काम करते हैं। और यही वजह थी कि हम ऐसे व्यक्तित्व को आपके सामने लाना चाहते थे। और पालीवाल अस्पताल का जो देश में, प्रदेश में और जिस तरीके से चिकित्सा के क्षेत्र में नाम है, आने वाले समय में इसका लोग कितना फ़ायदा उठाते हैं ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन प्रेरणा जरूर बन सकते हैं आपकी बातों को सुनकर, आपको देखकर, और आपसे जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे हमारे युवा, हमारे चिकित्सक, हमारे पर्यावरण प्रेमी बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमें डॉक्टर JP पालीवाल साहब के साथ डॉक्टर शिशिर उपाध्याय, साधना न्यूज़ पर। नमस्कार।